हेलो कैंडिडेट्स, आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम कंपनी लॉ के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम्स में लगभग गारंटीड पूछा जाता है। जुडिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। हम इसके हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे ताकि एग्जाम्स में एक परफेक्ट और स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा जा सके। इस सेशन में हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। फिर समझेंगे कि इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने का एक्चुअल मतलब क्या है, और इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 सबसे क्रिटिकल जुडिशियल केसेस का डीप डाइव करेंगे। लिफ्टिंग द वेल यानी कंपनी के इस पर्दे को हटाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कानून की नज़र में ये पर्दा आखिर है क्या। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का सीधा सा मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। सैलोमन वर्सेस सैलोमन का लैंडमार्क केस तो याद ही होगा। वहीं से ये एस्टैब्लिश हुआ था कि कंपनी और उसके मेंबर्स की लीगल आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है। कंपनी खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है और अपने नाम पर कोर्ट में केस भी लड़ सकती है। इसे एक बेहद मजबूत लीगल दीवार की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसी दीवार जो कंपनी की प्रॉपर्टी और उसके कर्जों को उसके ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरी तरह से अलग रखती है। बोथ आर एंटायरली डिफरेंट लीगल एंटिटीज। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर सोचिए क्या होगा अगर कंपनी के मेंबर्स इसी लीगल दीवार का फायदा उठा के फ्रॉड या टैक्स की चोरी करने लगें। यहीं पर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है। जब लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए फ्रॉड करते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि ये तो कंपनी ने किया है, तब कोर्ट्स इस सेपरेट पर्सनैलिटी वाले रूल को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। वो इस लीगल पर्दे को हटाकर देखते हैं कि कंपनी के नाम के पीछे आखिर कौन से रियल इंसान छुपे हैं जो इस फ्रॉड का बेनिफिट ले रहे हैं, और फिर सजा कंपनी को नहीं बल्कि उन असली लोगों को मिलती है। चलिए अब एक हिस्टोरिकल डीप डाइव लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हमारे पहले मेजर जुडिशियल प्रेसिडेंट के जरिए गहराई से समझते हैं, फेमस डेमलर केस। इस केस की क्रोनोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है। डेमलर लिमिटेड इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी, जो जर्मनी से टायर्स इंपोर्ट करके इंग्लैंड की कॉन्टिनेंटल टायर को बेचती थी। सब कुछ एकदम लीगल था, पर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। इंग्लैंड और जर्मनी दुश्मन देश बन गए। ऐसे में कॉन्टिनेंटल टायर ने पेमेंट देने से साफ मना कर दिया, ये लॉजिक देकर कि ये पैसा दुश्मन देश जर्मनी चला जाएगा। डेमलर कोर्ट चली गई, ये क्लेम करते हुए कि वो तो एक इंग्लिश कंपनी है, उन्हें पेमेंट मिलनी ही चाहिए। यहां कोर्ट का लॉजिक एकदम ब्रिलियंट था। कोर्ट ने कॉर्पोरेट पर्दे को उठाया और देखा कि डेमलर के लगभग सारे शेयर होल्डर्स जर्मन थे। जजमेंट ये आया कि युद्ध के दौरान अगर एक ऐसी कंपनी को पेमेंट की जा रही है जिसका पूरा कंट्रोल जर्मन लोगों के हाथ में है, तो असल में दुश्मन देश को ही फंड किया जा रहा है। सिर्फ इंग्लैंड में रजिस्ट्रेशन का मुखौटा पहन लेने से वॉर के दौरान रियलिटी नहीं बदलती। इसे डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं जहां इंडिविजुअल्स ने फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम्स को धोखा देने की कोशिश की। एग्जाम्स में हाई मार्क्स स्कोर करने के लिए इन 3 मेजर केसेस को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला है टैक्स एवेजन का सर दिनशॉ मानेकजी पेटिट केस। एक बेहद अमीर इंसान ने टैक्स बचाने के लिए अपनी करोड़ों की इनकम को 4 डमी प्राइवेट कंपनीज में बांट दिया। कोर्ट ने पर्दा हटाया और असली टैक्स पेयर उसी व्यक्ति को माना। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एवेजन का गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न केस। हॉर्न ने एक नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट तोड़ने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर कंपनी खोल ली और पुरानी कंपनी के कस्टमर्स चुराने लगा। कोर्ट ने डायरेक्टली हॉर्न को ही पर्सनली लायबल ठहराया। और तीसरा एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री का केस, जहां कंपनी ने वर्कर्स को बोनस देने से बचने के लिए एक फेक सब्सिडियरी बनाकर प्रॉफिट वहां ट्रांसफर कर दिया। यहां भी कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके मेन कंपनी को वर्कर्स का बोनस चुकाने का ऑर्डर दिया। अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, ऐसी कंपनीज जिनका रियल में कोई वजूद नहीं होता, जो पूरी तरह से एक फेक फ्रंट या मुखौटे की तरह काम करती हैं। डमी कंपनीज के केसेस में FG फिल्म्स लिमिटेड केस बहुत फेमस है। एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है मानसून नाम की मूवी बनाने के लिए, पर रियलिटी में इंडिया में ना उनका कोई ऑफिस था ना स्टाफ। सारी फंडिंग और रिसोर्सेज एक अमेरिकन कंपनी से आ रहे थे। कोर्ट ने डिसाइड किया कि यह कंपनी सिर्फ एक मुखौटा थी और पीछे बैठी अमेरिकन कंपनी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया।
इसके अलावा डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए दलवई का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां डायरेक्टर ने कंपनी के रिसोर्सेज अपनी प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर दिए थे और उन्हें पर्सनली लायबल माना गया। और हाँ, टेक्निकल कॉम्पिटेंस के मामलों में भी कोर्ट साफ कहता है कि कंपनी के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, उसके मेंबर्स का एक्सपीरियंस ही कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाता है। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को कंसोलिडेट करते हैं और एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट जुडिशियल चेकलिस्ट तैयार करते हैं। ये फाइनल चेकलिस्ट एग्जाम्स में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। याद रहे, कोर्ट्स इन 7 प्रमुख परिस्थितियों में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं। पहला, डैमलर केस की तरह एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन करना। दूसरा, दिनशा पेटेट केस की तरह टैक्स एवेजन रोकना। तीसरा, हॉर्न केस की तरह लीगल कॉन्ट्रैक्ट से बचने की कोशिश को नाकाम करना। चौथा, एसोसिएटेड रबर केस की तरह वर्कर्स के बोनस जैसे वेलफेयर लेजिस्लेशन को प्रोटेक्ट करना। पांचवां, डायरेक्टर्स द्वारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी की चोरी को रोकना। छठा, टेक्निकल कॉम्पिटेंस की असली जांच करना। और सातवां, एफजी फिल्म्स जैसी फेक डमी कंपनियों का पर्दाफाश करना। जैसे जैसे एग्जाम की तैयारी फाइनल स्टेज में पहुंच रही है, इस थॉट पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर एक कंपनी सिर्फ एक बनावटी मुखौटा है, तो कॉर्पोरेट क्राइम्स का असली लीगल और मॉरल बोझ आखिर किस पर पड़ना चाहिए? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का लॉ लोगों की सहूलियत और बिजनेस के लिए है, ना कि फ्रॉड करने के लिए। कंपनी लॉ अंततः रियल इंसानों की ही जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया है। आज के इस डिटेल एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन 7 केसेस को अच्छे से रिवाइज करें और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।